हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे आप इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हम लोग पिछले कुछ क्लासेस के दौरान जो है सो हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने फिर से आपके बुक के कुछ और आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, आज मैं जो हूं वो आपको कुछ कम समय का आज एक क्लास चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज कुछ कम प्रश्न है। बचे हुए कुछ प्रश्नों को आज हम लोग पूरी तरह से वाइंड ऑफ करेंगे और कंप्लीट करेंगे आज का अपना 3.1 एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं अपना पहला क्वेश्चन को। तो बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है ना कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका जो अर्ध परिमाप है ये बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कहता है कि बाग की विमाई ज्ञात करिए। अच्छा, विमाय का क्या मतलब है? तो विमा का मतलब होता है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो चलिए समझते हैं आज के इस क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला, ये है आपके सामने एक आयताकार बाग। क्या है? एक आयताकार बाग। और बच्चों, आपको क्वेश्चन ये है ना कि जो आयताकार बाग की जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? तो लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। और इसका जो अर्ध परिमाप है, अब ये एक बात और समझना है कि अर्ध परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है बाहर बाहर, माप का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बाहर बाहर का जो डिस्टेंस है ना, इसका जो मापन होता है उसे परिमाप कहते हैं। लेकिन ये अर्ध परिमाप है, मतलब पूरे का परिमाप निकाल के, चारों तरफ का डिस्टेंस निकाल के उसका आधा कर दिया जाए तो फिर ये क्या होता है? उसका अर्ध परिमाप होता है। तो फिर इसे बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने कहा गया है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि कहा गया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब जब हम चौड़ाई को यदि हम x मान लें, आपको सोचना चाहिए कि यदि हम इसे 5 माने तो ये इससे 4 मीटर अधिक, मतलब ये 9 मीटर होगा। यदि हम इसे 15 मान लें तो ये 19 हो जाएगा। यदि हम इसे 10 मान लें तो ये 10 और 4 14 हो जाएगा। इस तरीके से उससे 4 मीटर अधिक। लेकिन यदि हम इसे x मान लें तो क्या होगा? यदि हम इसे x मान लें तो ये x में 4 ज्यादा जुड़ करके बनेगा, मतलब x प्लस 4 बनेगा। आई होप समझ आ गया होगा। लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर है दो वेरिएबल के साथ बनाना है इसे, मतलब दो चर हमारे सामने होने चाहिए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, हम लिखेंगे माना जो कम है ना उसे हम लोग क्या करेंगे, जो कम है उसे हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो माना चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई ये आपका होगा, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? लंबाई आप इसे मान लीजिए y, लंबाई मान लीजिए y, ठीक है ना। चलो, प्रश्न हमारा क्या कहता है इसके बारे में सीखते हैं। प्रश्न कहता है ना, एक तरफ हमने कहा है जब भी इस तरह से कहे, कंपेयर करने की बात हो, तो आप दोनों को आमने सामने लिख दीजिए और बीच में बराबर का साइन दे दीजिए, ऐसा। अब आपको कंपेयर करना है। ये है आपका लंबाई, नहीं सॉरी, x मतलब चौड़ाई, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। अब आपको समझना है ना कि जो लंबाई है, लंबाई ये चौड़ाई से 4 अधिक है। वापस से समझिए बहुत ध्यान से। चौड़ाई ये है चौड़ाई, सॉरी ये है चौड़ाई, ये है चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई से, चौड़ाई सॉरी 1 मिनट, जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो लंबाई हमारा y है, चौड़ाई हमारा x है और वो 4 मीटर अधिक है। लेकिन बराबर करने के लिए बच्चों हमेशा इस तरफ 4 मीटर जोड़ना होगा। नहीं समझ आया? क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन बीच में बराबर है तो दोनों साइड बराबर करना है, तो जो कम है उसमें 4 जोड़ना होगा। चलिए, इस तरीके से हमारे सामने एक इक्वेशन बनके तैयार हो चुका है, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। चलिए, समझ आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अब क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा और हमारे सामने क्या दे रखा है,
और दे रखा है इसका अर्ध परिमाप, मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? तो ये आपको दे रखा है 36 मीटर, ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। अब एक बात सोचो बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे कि आयत के जैसा यदि कोई डिजाइन है तो उसका जो परिमाप होता है ये होता है 2 × L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यदि हम इसका अर्ध कर दे, इसका आधा कर दे, तो बट्टे का 2 करना पड़ेगा, नहीं करना होगा क्या? तो इस तरीके से हम इसके सामने इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 × लंबाई, अच्छा लंबाई को हम ऐसे करके दिखा रहे और चौड़ाई को हम ऐसे करके दिखा रहे, लंबाई प्लस चौड़ाई और उसका आधा करना होगा। चलो, और बराबर में क्या आ जाएगा? 36 का मीटर में आ जाएगा। चलिए, अब 2 से 2 यदि कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको समझना होगा कि लंबाई क्या दे रखा है? लंबाई दे रखा है y, चलो लिख देते हैं y, प्लस चौड़ाई क्या दे रखा है? तो चौड़ाई दे रखा है x, और बराबर में क्या है? तो ये है आपका 36 का मीटर। चलो, इतना समझ आ गया सर? हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम, उसे भी समझते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए, इसे हम थोड़ा सा यहां बनाते हैं, यहां। तो यदि इसे हम आगे बढ़ाएं तो y के जगह पे बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर यदि हम 1 मान लें तो y के जगह पे हम लिख सकते हैं x + 4। y के बराबर में क्या लिख सकते हैं? x + 4, और इधर क्या होगा? प्लस का x, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा? इज इक्वल टू बनेगा 36 मीटर। अब देखो, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, इधर प्लस का जाएगा उधर माइनस में, तो क्या जाएगा हमारा आ जाएगा x और x हो जाएगा 2x, मतलब 2x इज इक्वल टू 36 मीटर में से 4 माइनस हो जाएगा, मतलब 36 - 4, ये आपका मीटर में बचेगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x बराबर 36 में से यदि 4 चला जाए, 36 में से 4 चला जाए तो ये बच जाएगा आपका 32 मीटर। और यदि यहाँ का 2 को नीचे ले आया जाए तो ये कट के हमारा वैल्यू देगा 16, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 16 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से जो है सो x का वैल्यू निकाल पाए। अब जब x आपको पता है, यदि आपको ये पता हो गया कि x क्या है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अब हमको यहां से इन दोनों का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे? चौड़ाई हम लोग लिखेंगे, इसीलिए चौड़ाई बराबर हमने मान रखा था x, और x के बराबर में क्या? 16 मीटर। और लंबाई हमने क्या मान रखा था? तो लंबाई हमने मान रखा था y, वेरी गुड, y मान रखा था। और y के बराबर समीकरण 1 से हमें क्या पता चला? अच्छा बच्चों, यहाँ y के जगह पे आप समीकरण 1 के मदद से लिखे हैं, y के जगह पे x + 4 समीकरण 1 के मदद से लिखे हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से हमने देखकर ऐसा किया है। चलो ठीक है, अब लंबाई जब हम निकाल रहे हैं y, तो y के बराबर फिर हम क्या लिख सकते हैं? x + 4 लिख सकते हैं। ये भी हमने कैसे किया है? तो समीकरण 1 के मदद से किया है। चलो, अब x हमारा क्या है? x हमारा है 16 मीटर्स + 4, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर्स। ये आप यूनिट को भी एक पल के लिए ध्यान में से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 + 4, और इस तरीके से जो टोटल आएगा ये आपका आ जाएगा 20 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई हमारा 16 और चौड़ाई हमारा 20, मतलब लंबाई यदि चौड़ाई हमारा 16 और लंबाई यदि 20 हो, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो अर्ध परिमाप है वो 20 और 16 36, ये एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन के जैसा मैच कर रहा है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये फिगर आप बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप नहीं बनाना चाहे तो आप नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ेंगे। एक रैखिक समीकरण है जिसमें 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन, दो चरों में से एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जो है वो इसके जैसा हो जाए। चलो, अब आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा। क्या सोचेंगे हम? देखिए, हमें ये सारे कंडीशंस याद रहने चाहिए। हमारा पहला कंडीशन, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, हल करते हैं। देखो, प्रश्नों को हल करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है ना। आपका यदि पहला कंडीशन आपको ये दे रखा है, यदि आपका कंडीशन ये दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों?
तो कंडीशन यदि ये है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए, यदि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए तो आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यदि पहला इक्वेशन आपका ये दे रखा है तो दूसरा इक्वेशन हमें ऐसा लिखना है ना कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दो, पहला हमारे पास कंडीशन है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बननी चाहिए ग्राफ, तो दूसरा इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो चलो लिखते हैं, फिर सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ अलग तरीके का। देखिए, अब यदि हमारे सामने कंडीशन है, हमारे सामने लिखेंगे शर्त। शर्त क्या है? हमारे सामने शर्त है कि जो ग्राफ है, ग्राफ ये प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। यदि शर्त आपका ये दे रखा है बच्चों, तो फिर आपका दूसरा जो समीकरण है, तो दूसरी समीकरण जो आपके लिए बनाई जाएंगी वो क्या होगा? देखो, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यदि हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम यदि ले लेते हैं 3x, तो आप समझ सकते हैं कि a1/a2 2/3 बन रहा है। चलो समझ आ रहा है ना, 2/3 बन रहा है। तो b1/b2 2/3 नहीं बनना चाहिए, ये कंडीशन है हमारा, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो आपका b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए a1/a2 का। तो यदि ये 2/3 हमने बनाया है तो यहाँ ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जिसे कट करके और ये भी 2/3 बन जाए। तो यहाँ कुछ और रखो, क्या रखेंगे? यदि ये 3 है तो यहाँ आप 5 रख दो, 5y यदि हम रख दें तो ये बना 2/3, ये बन गया 3/5। तो दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों अलग है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर। तीसरी को भी अलग कर दो, यदि हम ये 8 रखें, यहाँ 16 कर दो ना, तो क्या होगा? ये 2/3 बन गया, ये 3/5 बन गया, ये 8/16 मतलब 1/2 बन गया। इस तरह से तीनों बिल्कुल अलग अलग हो गया और हम इस समीकरण के साथ ये हमने एक ऐसा समीकरण लिख डाला जिसके वजह से जो दोनों का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई होंगी और उसका केवल एक और मात्र एक हल होगा। चलिए, तो हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमने एक ऐसा दूसरा समीकरण तैयार कर दिया है जिससे ये कंडीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समांतर रेखा होनी चाहिए। अब ये हो गया आपका पहला, अब दूसरा, सॉरी यहां नहीं, ये है आपका पहला शर्त। दूसरा शर्त को कंप्लीट करते हैं। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 है कि समांतर रेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओहो, शर्त लिख दो, शर्त समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। अब आ जाइए आप लोग अपने ग्राफ। यहां पर यदि हमको समांतर रेखा चाहिए तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है बच्चों तो सोचो, आपको सोचना चाहिए कि यदि हमारे पास मेन इक्वेशन ये है, इस पर ध्यान रखना है, मेन इक्वेशन तो हमारा ये है, हमको ऐसा करना है ना कि a1/a2 और b1/b2 बिल्कुल बराबर हो जाए। तो जो हम दूसरा समीकरण तैयार करेंगे, दूसरी समीकरण, ये दूसरी समीकरण कैसे लिखेंगे? a1/a2 मतलब यदि हम इसको 2 गुना करते हैं, इसको 2 गुना करते हैं, 2 से 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 4x। तो यदि a1/a2 1/2 वैल्यू देगा, 2 दूना 4, 1/2 वैल्यू देगा, तो दूसरे को भी ऐसा लिखे कि ये भी 1/2 वैल्यू दे, मतलब यहां फिर हमें लिखना होगा 3 दूना 6y। इससे फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा कि ये 1/2 देगा कट के और ये भी 1/2 देगा, तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का और आपका ग्राफ समांतर हो जाएगा। यस, और जो तीसरा वैल्यू है ये आपका अलग होना चाहिए, मतलब इसे इसको यदि आप 2 गुना किए, इसको यदि आप 2 गुना किए तो इसको 2 गुना नहीं करके आप इसे 3 गुना कर दीजिए, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये दोनों बराबर हुआ, मतलब ग्राफ हमारा समांतर हो जाएगा। और इस तरीके से दूसरे कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपका इक्वेशन ये बनता है, पहले कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये बनता है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखेंगे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। हमने इसे 2 गुना किया है, आप इसे 4 गुना कर सकते हैं, इसे भी 4 गुना कर सकते हैं, इसे आप 10 गुना कर दीजिए, फिर भी तो अलग अलग आ रहा है और ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका आंसर हो सकता है आपके बुक से मैच करे,
नहीं भी कर सकता है, आप इसके और भी अलग आंसर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और हमारे पास कंडीशन दे रखा है, तीसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि ग्राफ संपाती हो, ऐसा क्या करें? तो शर्त, चलो लिखते हैं, शर्त क्या है कि आपका जो ग्राफ है ये संपाती होना चाहिए, संपाती हो। तो संपाती कब होता है बच्चों? संपाती तभी होता है ना जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो और वो भी c1 बाई c2 के बराबर हो, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए ही चाहिए। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है? देखिए मेन ग्राफ ये है, मेन सॉरी इक्वेशन ये है, मेन समीकरण ये है, और संपाती होने के लिए जो a1 बाई a2 होगा वही b1 बाई b2 होना चाहिए, वही c1 बाई c2 होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। तो जो दूसरी समीकरण हमारा बनने वाला है, इस कंडीशन को लेके जो दूसरी समीकरण बनने वाला है, ये क्या लिख सकते हैं हम? यदि हम इसका मान लीजिए कि 3 गुना कर दें, मतलब 2 तिहाई 6x यदि हम लिख दें, तो दूसरे वाले को भी 3 गुना करके 3 तिहाई 9y लिखना पड़ेगा, ताकि ये भी 1/3 वैल्यू दे और ये भी 1/3 वैल्यू दे। और इसी तरह से तीसरे को भी करना पड़ेगा, 8 तिहाई 24 माइनस का 24 बराबर में 0। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? क्या आपको ये समझ आ रहा है कि संपाती करने के लिए हमें पहले का यदि 3 गुना करना पड़ा तो दूसरे का भी 3 गुना करना पड़ेगा, तीसरे का भी 3 गुना करना पड़ेगा, जिससे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सारे आपस में इक्वल हो जाए और हमारा कंडीशन जो संपाती होने का था ये फुलफिल हो जाए। और इस तरीके से तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमने पहला समीकरण यहां बना दिया, हमने दूसरा समीकरण यहां बना दिया, और तीसरा समीकरण जो है सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए तीसरा यहां बना दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन का बेस क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को हल करने के। चलो ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। ग्राफीय विधि से पहले बनाइए, फिर बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। चलो ग्राफीय विधि से हल करना इसे। तो पहला क्वेश्चन ये रखा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा ना, ये माइनस का प्लस में जाएगा y, और प्लस का इधर माइनस में आएगा 1। चलो ग्राफीय विधि के लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है बच्चों? तो बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है? x और y का एक बॉक्स बनना बहुत जरूरी है। चलो अब क्या करेंगे, y का वैल्यू रखते चले जाओ, x का वैल्यू पाते चले जाओ। x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो बताओ तो x का वैल्यू क्या आएगा? यदि y का वैल्यू 1 रखा जाए तो 1 माइनस 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होप क्लियर? चलो यदि y का वैल्यू 2 रख दें तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1, नहीं हो जाएगा क्या? यदि y का वैल्यू 2 रख दे तो 2 में से 1 जाएगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो पुनः दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू क्या होगा वो सोचो। सबसे पहली बात कि माइनस का जो 12 है ना उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस में है ना 2y उधर जाके माइनस का 2y हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो गुना में है x के वो नीचे आके भागा में हो जाएगा। हाँ सर बहुत अच्छे से समझ आया। चलो तो ग्राफ बनाने के लिए जो आपका परम धर्म है वो क्या है? परम धर्म है ग्राफ बनाने के लिए कि आपके पास टेबल होने चाहिए, आपके पास बॉक्स होने चाहिए। y का वैल्यू सोचो 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 सोचो, बिना सोचे काम नहीं चले। देखिए y के वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो y के वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ऊपर 12, और 3 से यदि हम काटते हैं तो 3 चौके 12, ऊपर में आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बताओ बताओ? ऊपर में आ जाएगा 4, नहीं आ जाएगा क्या?
ये 0, 3 चौके 12, ठीक है। अब y का वैल्यू सोचो कि 3 से वो कटे, आप y का वैल्यू 1 सोचेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10, आप 3 से काट ही नहीं पाएंगे उसको। तो एक और करो, y का वैल्यू 2 सोचो, 2 दूना 4, 8 में से 4 सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, आप 3 से फिर नहीं काट पाएंगे। लेकिन यदि आप y का वैल्यू 3 सोचते हैं तो 3 दूना, यदि हम y के जगह पे 3 सोचते हैं, 3 दूना 6, 12 में से 6 चल जाएगा तो बचेगा 6, और 3 से काटेंगे 6 को तो ये कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू डायरेक्टली आएगा 2। बेसिक मैथ्स है, बहुत ही बेसिक सा चीज है, ये आपको आनी चाहिए कि यदि हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 माइनस होगा तो बचेगा 6, काटेंगे तो 3 का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आपके सामने ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक डिटेल चाहिए थी वो आपके सामने है। ये जो बेसिक डिटेल है वो यही है। अब क्या करेंगे हम, देखो पॉइंट आउट करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहली बात कि x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1 कहां होगा? यदि x का मान बिल्कुल 0 है तो y वाले लाइन पे ना y का मान 1 होगा। सोचो, यदि x का मान बिल्कुल 0 है सर, x का मान बिल्कुल 0 है सर, तो y का मान 1 होगा, ये y वाले लाइन पे ही होगा ना, क्योंकि x का मान तो 0 है। तो y वाले लाइन पे ये y, नीचे y का डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x का डैश। चलो ठीक है, तो x का मान 0 है तो y का मान 1 y वाले लाइन पे होगा, यहां होगा। पहला पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो ये वो बिंदु है जहां x का मान 1, y का मान 2 मिल रहा है। चलो 2 पॉइंट मिल चुके हैं आपको। अब देखते हैं इससे, x का मान 4, y का मान 0। इस बार y का मान 0 है तो जाहिर सी बात है कि x वाले लाइन पे x का मान 4 मिलेगा, क्योंकि y तो 0 है, तो x का मान 4 x वाले लाइन पे 4 वाले पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। किसी और कलर से करते हैं, 4 यहां पे आपको देखने को मिलता है। x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 होना चाहिए और y का मान 3 होना चाहिए, तो ये आपका बिंदु मिल जाता है। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से इसे हम क्या करते हैं, रूलर के ऊपर लिखते हैं, रूलर की मदद से खींचते हैं। चलो भाई खींचा जाओ तुम जल्दी से, यहाँ रखते हैं थोड़ा सा पीछे, और ये आपका ग्राफ बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ ऐसा, और इसे मिलाते हुए खींच देते हैं ऐसा, तो ये बन गया आपका पहला एक लाइन जो इस वाले इक्वेशन की वजह से बना है। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा लाइन खींचने के लिए ऐसे मोड़ो, अपने स्केल को इस तरह से मोड़ो और इसको इसके ऊपर डालो, ऐसा डालो कि तीनों पॉइंट आपस में मैच करता हुआ कट जाए। चलो इसे रेड कलर से लेते हैं और ये इस तरह से काटते हुए आपके सामने ग्राफ बन के रेडी। चलो अब आपके सामने जो भी है, सबसे पहली बात आपको कहा है कि x अक्ष के मदद से, ये x अक्ष है, इसके मदद से इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष को लिखिए, शीर्ष के निर्देशांक को लिखिए। बच्चों शीर्ष किसे कहते हैं? यदि आपके सामने ये है आपका ट्राइंगल, यदि आपके सामने, क्या आपको ये विजिबल है? यदि आपके सामने इस तरह का यदि कोई त्रिभुज है तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये कहलाता है शीर्ष। तो इसके सारे शीर्षों का आपको क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए इसके निर्देशांक। तो चलो सबसे पहले समझते हैं ना कि ये बना कहाँ है, ये त्रिभुज बना, सॉरी ये त्रिभुज बन कैसे रहा है। देखो एक त्रिभुज यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और x अक्ष की सहायता से बनाने बोला है, तो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिलके आपका त्रिभुज बना रहा है। तो जो त्रिभुज का शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ का निर्देशांक तो साफ साफ समझ में आ रहा है, x का मान 2, y का मान 3, तो यहाँ का निर्देशांक होगा 2, 3। ठीक है, यहाँ का क्या होगा? तो x का मान है 4, y का मान है ही नहीं, 0 होगा, x का मान 4, y का मान 0। यहाँ क्या होगा बच्चों? इस शीर्ष का नाम सोचो, यदि हम यहाँ पर x के वैल्यू -1 ले तो y का मान 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पे है ना। तो हम तीनों का शीर्ष जो है उसका निर्देशांक लिख चुके हैं। और क्या करना है? निर्देशांक लिखने के बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। अब जो आपके सामने ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है ना, हम इसे छायांकित कर देंगे, हम इसे इस तरह से कलर कर देंगे,
इस तरह से छायांकित कर देंगे। आपके पास पेंसिल हो तो आप पेंसिल से बिल्कुल अच्छे से पेंट कर सकते हैं इसे। अब एक लास्ट काम इसके ऊपर बचा है, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो लाइन है, ये किसके वजह से बना, 2 3 4 0, 2 3 4 0, मतलब इस इक्वेशन की वजह से बना है। इस इक्वेशन को उसके ऊपर लिखना होगा, 3x + 2y माइनस का 12 = 0। और दूसरा इक्वेशन वो जो है वो आपको रेड लाइन के ऊपर लिखना होगा। तो रेड लाइन के ऊपर हम लिखेंगे x - y प्लस का 1 = 0। अब आपका फाइनल जो है सो ये जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और जितना हमें क्वेश्चन में कहा गया इन सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे से दर्शा दिया है अपने ग्राफ के ऊपर। तो बच्चों आई होप आज का क्लास आपको बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। क्वेश्चंस में जो भी डाउट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज का क्लास कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यदि अच्छा लगा हो तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और बच्चों ये आपका एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ, एक नया जोश, एक नया उमंग के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए हमारे परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।